नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। यह काल सर्प योग क्या है, इसके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, परिणामों का निवारण कैसे होता है तथा निवारण के बाद क्या सचमुच शांति मिलती है और सुख मिलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर इतना सरल नहीं जितना कि सामान्य जन आशा लगाए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो 12 लग्न राशि होगी और प्रत्येक लग्न राशि में 24 प्रकार के काल सर्प योग बन सकते हैं, राहु केतु और केतु राहु के प्लेसमेंट के आधार पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए जन्म कुंडली को सूक्ष्मता से देखना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली के प्रकाशित या अप्रकाशित हिस्से को यह देखना अति आवश्यक है कि उसमें काल सर्प योग बन रहा है या नहीं। अब इन 288 प्रकार के काल सर्प योग में भी अनेक विषमताएं हैं। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग को कमजोर बनाते हैं और कुंडली में उसी प्रकार अन्य भी ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग के अशुभत्व में वृद्धि करने वाले होते हैं, अर्थात कि काल सर्प योग के फल को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ बृहस्पति हो तो आपकी कुंडली में चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। कुंडली में काल सर्प योग तो है ही, साथ ही चांडाल योग भी है, तो यह काल सर्प योग के फल को और बढ़ा देगा। क्योंकि राहु केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, उन्हें ग्रह पिंड की मान्यता प्राप्त नहीं है, वह एक छाया ग्रह माने गए हैं, अर्थात कि वह एक एनर्जी के समान है और वह एनर्जी रूप में ही काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा हो और कुंडली में काल सर्प योग बनता हो तो वह काल सर्प योग के फल को 10,000 गुना बढ़ा देता है। राहु केतु को सूक्ष्म दिव्य संचालन करने वाला ग्रह बोला गया है, अर्थात कि राहु केतु एक कैटलिस्ट के समान काम करता है। जिस भी ग्रह के साथ वह बैठता है उस ग्रह की प्रवृत्ति, गुण, दोष सभी चीज धारण कर लेता है। जिस भी राशि में वह बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार वह अपने रंग ढंग को बदल लेता है। इस जीवन काल में जो ऐसे अप्राप्य वस्तु हैं जो आपको इस जीवन काल में प्राप्त करना है वह राहु निर्धारित करता है, और जो पूर्व जन्मों में आपने अचीव कर लिया है उसमें एक्सपर्टीज है आपकी, वह केतु निर्धारित करता है। इसीलिए राहु और केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और वह काल सर्प योग का भी निर्माण करता है। और उन्हीं राहु केतु से यदि कोई अन्य ग्रह भी ग्रसित है तो उसका अपना भी फल होता है और वह काल सर्प योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग बनता है लेकिन आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग भी है तो वह आपके काल सर्प योग के फल को थोड़ा कम करता है। उसी प्रकार सूर्य बुद्धातिक योग है या फिर चंद्र मंगल का चंद्र मांगल्य योग है जिसे या फिर लक्ष्मी योग कहते हैं, तो इस प्रकार के योग होने से वह काल सर्प योग के शुभत्व को कम करता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग हो और बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य या चंद्रमा, इन 6 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अपने उच्च की राशि या फिर स्वराशि में होकर केंद्र में बैठा हो और इसके साथ अन्य 3 ग्रह भी बैठे हो तो वह काल सर्प योग के फल को भंग कर देता है, अर्थात कि काल सर्प योग होने पर भी आपको काल सर्प योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की विषमताएं हैं। तो अब मान लीजिए आपके कुंडली में काल सर्प योग है, आपको किसी ने बोला कि आप काल सर्प योग का खंडन शांति विधान करवा लें, आपने करवा लिया और फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि आपके कुंडली में अन्य और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको भी सॉल्व करना अति आवश्यक है। इसीलिए काल सर्प योग का इतना इजी उपाय नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में काल सर्प योग का वर्णन ही नहीं है। यह तो आज के जो आचार्य हैं, जो समयुगी आचार्य हैं, उन्होंने इसको काल सर्प योग का नाम दिया है और इसका एक शांति विधान बनाया गया कि कर्मकांड के आधार पर इसकी किस प्रकार शांति की जाए। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि काल सर्प योग यदि कुंडली में है तो उसका फिजिकल शांति से अधिक जो एनर्जी वाइज शांति होती है उसको करना अति आवश्यक है। आपको राहु केतु के एनर्जी को समझना होगा। बाकी अन्य ग्रह
यदि कोई बैठा हो राहु केतु के साथ तो उसे समझने की आवश्यकता है। साथ ही जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है राहु केतु, उसको समझकर आपकी लाइफ में वह किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, किस प्रकार वह आपके जीवन में अराइज हो रहा है वो कालसर्प योग, उसको समझने के बाद ही आप सटीक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 288 प्रकार के कालसर्प योग को कुल 12 प्रकार के कालसर्प योग में विभाजित किया गया है और उसका विभाजन राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर किया गया है। तो आपका कुंडली में जो भी लग्न की राशि हो, पर राहु केतु जहां पर बैठे हुए हैं उस आधार पर आपको देखना है कि आपका कौन सा कालसर्प योग है। पर प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर भी कालसर्प योग का एक अपना फल होता है, क्योंकि हर एक लग्न राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और उस ग्रह से राहु केतु का किस प्रकार का संबंध है वह निर्धारित करता है कि किसी भी अमुक लग्न राशि में कालसर्प योग किस प्रकार एक बेसिक फल प्रदान करेगा। और उसको समझने के लिए दोस्तों आप मेरे पूर्व के वीडियो सीरीज में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर कालसर्प योग का क्या फल होता है उसके ऊपर हमने बात किया है। आज हम राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर कालसर्प योग के ऊपर बात करेंगे, जिसको आज के आचार्यों ने 12 प्रकार का बतलाया है, जिसको हम इस प्रकार के नाम से जानते हैं: अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, शंखनाद, पाताल, विषाक्त, शेषनाग। तो यह 12 प्रकार के कालसर्प योग हैं। प्रत्येक कालसर्प योग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि कालसर्प योग है क्या, कालसर्प योग की क्या महत्ता है और राहु केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह कैसे है। किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्प योग का निर्माण होता है। यदि एक या एक से अधिक ग्रह राहु केतु के साथ बैठे हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि कालसर्प योग भंग हो रहा है। उसके लिए आपको राहु केतु के अंश को, बाकी ग्रहों के अंश को देखना आवश्यक है, लेकिन मुख्य केस में यह कालसर्प योग का निर्माण ही करता है। पर यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में हो और कोई एक ग्रह उनसे बाहर निकला हुआ हो तब वह योग का भंग होता है, कालसर्प योग का भंग हो जाएगा। पर हाँ, राहु केतु के अंशों से अलग पड़ा यह ग्रह यदि अधिक अंशों में हो तभी यह योग भंग होगा, अन्यथा कालसर्प योग बनेगा ही, जिसे हम आंशिक कालसर्प योग कह सकते हैं। कालसर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है, अतः इस योग का वास्तविक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी कुंडली में कालसर्प योग होता है ऐसे व्यक्तियों को नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से भी बढ़कर प्रारब्ध इनके जीवन में अनेक घटनाओं को उत्पन्न करता रहता है। अर्थात कि आपके कुंडली में यदि कालसर्प योग है तो आप पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, फिर भी उसका जो फल है वह राहु केतु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और ऐसे भी पूर्व संचित कर्मों के भोगों का जो लगाम है वह राहु केतु के हाथ में ही होता है। राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा एवं गोचर भ्रमण में इसका फल महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। कालसर्प योग की यह एक विशेषता है कि ऐसे जातक का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोगने के लिए ही होता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे जातक का जन्म माना जाता है और किसी भी अवतरित आत्मा की संतान भी कालसर्प योग वाली ही होती है। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं, इसीलिए इन्हीं के द्वारा कालसर्प योग का निर्माण होता है। यदि आप अब्राहम लिंकन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली उठाकर देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा था और विधाता, प्रारब्ध, नियति ऐसे ही जातक को किसी विशेष कार्य के लिए चुनती है, क्योंकि राहु केतु में ही वह सामर्थ्य है कि वह काल की गणना को दे सके। दोस्तों, शास्त्रों में चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और राहु केतु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा जाता है, अर्थात कि वह कॉन्शियसनेस जो चंद्रमा जिस पाथ में भ्रमण करते हैं वह पाथ राहु केतु है,
अर्थात कि उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु माना गया है। इसीलिए राहु केतु एक छाया ग्रह है, एक एनर्जी का रूप है जो इस कॉन्शियसनेस को संचालित करता है, आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड को संचालित करता है। पर दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि हर बार यह कार्य बड़ा ही हो ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी दाम्पत्य को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे में किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत ने उनको वचन दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो वैसे संतान की कुंडली में अवश्य ही यह कालसर्प योग रहेगा। अर्थात कि आपका जन्म हुआ है लेकिन किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, इसीलिए आपको कुंडली में कालसर्प योग रहेगा। तो आपको समझना है कि यह कालसर्प योग का अर्थ ही है पितृदोष। पितृदोष के बिना कालसर्प योग का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात कि पितृ श्राप, पितृ ऋण या फिर किसी सर्प ऋण के कारण इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब कालसर्प योग वाले जातक सामान्य जातक से, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं और इस योग का कुछ सकारात्मक फल है और कुछ नकारात्मक फल भी है। और इसका मूल आधार जन्म कुंडली में राहु केतु कहाँ पर बैठे हैं, साथ ही आपका कौन सा लग्न राशि है, उस पर यह पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही कालसर्प योग के परिणामों की तीव्रता का अवलोकन भी किया जा सकता है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में राहु या केतु से कालसर्प योग बनता है तो वह सबसे अधिक नकारात्मक माना गया है। और इस योग का फल अधिक से अधिक तब मिलता है जब राहु केतु की महादशा या अंतरदशा आती है, या फिर राहु केतु गोचरवश उस भाव से गोचर करते हैं जिस भाव में आपकी कुंडली में वो विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु काफ़ी स्ट्रांग है और कालसर्प योग का भी निर्माण होता है, तो मैं आपको बतला दूं कि राहु केतु की यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है, महादशा विशेष तौर पे, और उस अवधि में यदि राहु केतु उसी भाव से गोचर करते हैं तो वह आपको माला माल बना देगा। इसको समझने के लिए हम सुप्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को देख सकते हैं। उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और केतु मंगल के साथ नवम भाव में स्थित है। अब इनके जीवन में राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई और जैसे ही राहु उनके तृतीय भाव में गोचर किया, उसी समय से 18 वर्ष के अंदर ही उनको जीरो से हीरो बना दिया। इन 18 वर्ष की अवधि में, अर्थात कि राहु की महादशा में, राहु ने उन्हें हर प्रकार से साथ दिया और उनका सकारात्मक फल का ही यह परिणाम है कि आज उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी प्रकार यदि हम सुप्रसिद्ध शेयर दलाल हर्षल मेहता जी की कुंडली देखते हैं तो उनके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और केतु उनके दशम भाव में स्थित है। और जब हम उनके जीवन का अवलोकन करते हैं तो राहु की महादशा में उनका जो शुरुआती समय था वो काफ़ी सर्वोत्तम गया, काफ़ी अच्छा गया, किंतु सूर्य की अंतरदशा शुरू होते ही और उसमें राहु उनके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही उनकी धरपकड़ हुई, उनके सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। अर्थात राहु केतु ने हर्षल मेहता जी को हीरो से जीरो बना दिया। और आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, राहु का अधिकार नागलोक पर माना गया है और मानव की मृत्यु के बाद यदि अभी भी उसकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई, उसकी कामनाएं, वासनाएं परिवार की ओर रहीं, अर्थात कि उस जातक ने अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं समझा, तो उसकी मृत्यु के बाद वह नाग योनि में जन्म लेता है और अनुकूल समय पाते ही वह ममत्व के कारण उसी परिवार में पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार पुनर्जन्म हो तो भी कालसर्प योग रहेगा ही। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यदि किसी के कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह यदि पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, मान लीजिए त्रिक भाव में बैठा हुआ हो या फिर राहु केतु के साथ ही हो या फिर नीच की अवस्था में हो, तो ऐसे जातक मुख्यतः पितरों के श्राप के कारण उनको कालसर्प योग होता है। पूर्वजों के द्वारा किया गया दुष्कर्मों के कारण ही उनकी ऐसी अवस्था होती है। दोस्तों, ऐसे प्रसंगों में मुख्यतः नाग देवता की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
और बहुत ही श्रेष्ठ, यदि आप अपने घर के पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसमें चांदी या तांबे का एक नाग अर्पण करते हैं उनको, काले पत्थर का नंदी जी, डमरू, त्रिशूल आदि रखकर नित्य प्रति शुद्ध जल, दुग्ध, भस्म, भांग, चंदन आदि से पूजन करके कुछ स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो काल सर्प योग स्वतः ही समाप्त होता है। दोस्तों, फलादेश प्रारंभ करते करते मैं आपको बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक कोट बतलाना चाहूँगा। नाग संपत्ति का प्रतीक है। सृष्टि की संपूर्ण धन संपदा पर नागों का आधिपत्य है। जो व्यक्ति धन संपत्ति की लालसा से दूर होते हैं, उनकी नाग रूपी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर वे पूर्णतया इस नाग पाश से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु के नाग पाश से महापुरुष ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे काल को अपने वश में कर लेते हैं। आइए हम फलादेश के ऊपर बात करें। 12 प्रकार के काल सर्प योग में 12वां और आखिरी काल सर्प योग है शेषनाग काल सर्प योग। शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण राहु ग्रह जब कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होते हैं और केतु ग्रह छठे भाव में स्थित होते हैं और इन दोनों ग्रहों के मध्य बाकी के सब ग्रह आ जाते हैं, तब शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। शेषनाग काल सर्प योग के कारण कुंडली का द्वादश भाव और छठा भाव पूर्णतः प्रभावित होता है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली का द्वादश भाव तथा छठे भाव को समझना होगा और उसके बाद राहु और केतु किस प्रकार इस भाव में काम करते हैं उसे समझना होगा। तो कुंडली का द्वादश भाव किसी भी प्रकार के व्यय का स्थान है, अर्थात किसी भी प्रकार के लॉस आपके जीवन में जो होते हैं, आपके तन, मन तथा धन का लॉस, इनसे संबंधित किसी प्रकार के लॉस वह कुंडली के द्वादश भाव से देखा जाता है। कुंडली का द्वादश भाव विदेश का स्थान है और किसी प्रकार के आइसोलेटेड प्लेस का स्थान है, अर्थात कि कोई ऐसा एकांत जगह जहां पर कम लोग आते जाते हैं और वो निर्जन रहता है, जैसे कोई तीर्थ स्थल, किसी गुरु का आश्रम या फिर कोई जेल या एसाइलम। कुंडली के द्वादश भाव से हम आपके निद्रावस्था, स्वप्नावस्था तथा आपके आराम को देखते हैं। कुंडली के द्वादश भाव से हम दादी को देख सकते हैं। आपके पिताजी की माताजी वो आपकी दादी हुई, तो कुंडली का द्वादश भाव 9वें भाव से चतुर्थ स्थान में है, अर्थात यह आपके पिताजी की माताजी का स्थान है, अर्थात आपकी दादी का स्थान है। उसी प्रकार कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना गया है। मुख्यतः यह भाव रोग, ऋण और शत्रु से जाना जाता है, इसलिए यह भाव त्रिक भाव माना गया है। कोई भी वैसा रोग जो आपको धीरे धीरे होता हो, अर्थात जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका सिम्टम्स अचानक से शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे करके आपको रोग ग्रसित करेगा, तो उस प्रकार के रोग कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। और अचानक से होने वाला रोग कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। उसी प्रकार कुंडली का छठा भाव आपके कार्य स्थान का माहौल का स्थान है। आपके कार्य स्थान का माहौल, वातावरण, इन्वायरमेंट आपके कार्य स्थान में कैसा रहेगा, उस चीज को हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। कुंडली का छठा भाव आपके संतान के लिए जमा धन का स्थान है और उसी प्रकार आपकी पत्नी के लिए व्यय का स्थान माना गया है कुंडली का छठा भाव। इसी भाव से हम आपके मामा जी का विचार करते हैं। तो दोस्तों, इस भाव में जब राहु और केतु विद्यमान होते हैं तो वह शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण करता है। तो राहु और केतु को यदि समझा जाए तो राहु और केतु एक छाया ग्रह है, अर्थात उसे किसी प्रकार का पिंड प्राप्त नहीं है आकाश मंडल में। चंद्रमा और अर्थ का जो ऑर्बिट है वह एक दूसरे को जहां पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसके नॉर्थ पार्ट को राहु कहा गया है और साउथ पार्ट को केतु कहा गया है। तो राहु और केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है, जिसमें सातों ग्रहों की खूबियां हैं, सातों ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक विद्यमान है। लेकिन यह दोनों ग्रह एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। और यही कारण है कि राहु और केतु मिलकर काल सर्प दोष का निर्माण करता है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के फर्क में सदैव रहता है। यदि राहु को स्पेशली समझा जाए तो राहु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से संबंधित फल या कारक तत्व आपको इस जीवन में अर्जित करने हैं, उस भाव से रिलेटेड आपको पुरुषार्थ करना है।
इसलिए राहु का यह कहना होता है कि जिस भी भाव में मैं स्थित हूं, उस भाव से संबंधित फल तुमने पूर्व जन्मों में अर्जित नहीं किया है, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस भाव में ध्यान देना है, इस भाव से संबंधित पुरुषार्थ तुम्हें करना है। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव से संबंधित फलों में कमी उत्पन्न करते हैं, उस भाव से संबंधित अलगाववादी की स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि केतु ग्रह का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं स्थित हूं, उस भाव में तुमने अपने पूर्व जन्मों में पारंगत हासिल कर लिया है, उसे प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इस जन्म में तुम्हें जिस भाव में मैं बैठा हूं, उस भाव में ध्यान नहीं देकर राहु जहां पर बैठा है उस भाव में ध्यान देना है। तो राहु और केतु इस प्रकार से काम करते हैं। पर यहां पर विडंबना यह उत्पन्न होता है कि राहु और केतु दोनों ग्रहों की आपस में परस्पर दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से यह दोनों ग्रह आपस को देख रहे हैं और इस कारण यह दोनों अपोजिट एनर्जी वाले ग्रह एक दूसरे भाव को डिस्टर्ब करते हैं और यहां पर टग ऑफ वार की स्थिति उत्पन्न होती है, खींचाटानी की स्थिति उत्पन्न होती है। राहु केतु से संबंधित अन्य गुप्त रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप मेरे राहु और केतु के ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, सिर्फ राहु और केतु के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो उस वीडियो को आप देखें, उसमें कई सारी चीज़ें आपको बतलाई गई हैं। तो दोस्तों, शेषनाग काल सर्प योग के कारण जातक को गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है। जातक के अनेक गुप्त शत्रु होते हैं और सदैव उनको परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं और जातक अपने जीवन भर इन शत्रुओं से ही जूझता रहता है। शत्रु का अर्थ है कोई वैसी चीज, कोई वैसा व्यक्ति, कोई वैसा एलिमेंट, एनर्जी जो आपके विपरीत है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। वह शत्रु आपके अंदर भी हो सकता है और आपके बाहर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के गुप्त शत्रुओं से आपको तन, मन और धन का लॉसेस सदैव लगा रहेगा। ऐसे जातक के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उसमें इनकी हार भी होती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है, राहु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव से द्वितीय भाव के फल को नष्ट करते हैं, दूषित करते हैं। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उससे एक घर पहले के फल को नष्ट करते हैं, भंग करते हैं। तो इस आधार पर कुंडली का प्रथम भाव मान सम्मान और सुख दुख का स्थान है। तो राहु ग्रह जब कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होते हैं और शेषनाग काल सर्प योग विशेष तौर पे बना हुआ है, जातक जीवन भर यश प्राप्त करने के लिए कड़क संघर्ष और मेहनत करता है, पर जातक को जीवन भर अपयश ही मिलता है। शेषनाग काल सर्प योग आपके जीवन में सुख में कमी उत्पन्न करेगा, साथ ही शारीरिक तौर पर आप परेशान रहेंगे, कष्ट में रहेंगे और जातक को अपने मृत्यु के बाद ही यश मिल पाता है यदि आपके कुंडली में कुछ शुभ योग बने हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से कोई राजयोग बना हुआ है और आप किसी उच्च पोस्ट पे काम करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो आपको मान्यता, आपको रिकॉग्निशन आपके मृत्यु के बाद ही मिलेगी। आप अभी प्रयास करते रहेंगे, अपने रिसर्च वर्क को डालते रहेंगे, पर जो आपको प्राप्त होना चाहिए वह चीज़ें मृत्यु के बाद ही प्राप्त होंगी। नेत्र से संबंधित परेशानी आपको रहेगी तथा जीवन में अवश्य ही एक ऐसा समय आएगा कि आपको अपने नेत्र का सर्जरी कराना पड़ जाए, शल्य क्रिया करवानी पड़ जाए। जातक अपने संतान पक्ष से थोड़ा परेशान रहता है, साथ ही संतान से रिलेटेड किसी प्रकार का धन एसेट को जमा करता है तो उसको भी जमा करने में परेशानी उत्पन्न होगी, संघर्ष उत्पन्न होगा और यदि जमा होता है तो वह नष्ट भी होने की संभावना बनी रहेगी। आपको ईश्वरीय कृपा कम प्राप्त होती है क्योंकि केतु ग्रह पंचम भाव से द्वितीय स्थान में स्थित है। तो पंचम भाव ईश्वरीय कृपा का स्थान है। तो ईश्वरीय कृपा का जो जमा धन है, अर्थात जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होनी चाहिए आपको आपके कर्मों के अनुसार, वह आपको प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक विश्लेषण शेषनाग काल सर्प योग के ऊपर। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शेषनाग काल सर्प योग हो रहा है, तो मैंने जो आपको फल बतलाया, यह फल सिर्फ राहु और केतु के प्लेसमेंट के आधार पर है। अब आपको यह देखना है कि आपके लग्न की राशि कौन सी है और उस राशि के आधार पर काल सर्प योग का क्या फल बनता है उसे आपको समझना है। और इसे समझने के लिए आप मेरे पूर्व के वीडियो सीरीज में देखें, प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर काल सर्प योग किस प्रकार अपना फल प्रदान करता है,
आप अपने लग्न राशि के आधार पर उसके फल को देखें, इन दोनों फलों को कंबाइन करें और तभी आप एक सटीक फलादेश तक पहुंच सकेंगे। और इसके अलावा भी काल सर्प योग के विश्लेषण में अनेक विषमताएं छिपी होती हैं। काल सर्प योग यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है, शेषनाग काल सर्प योग बना हुआ है और राहु और केतु के साथ अन्य 7 ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, तो वह काल सर्प योग के फल में वृद्धि करेगा, काल सर्प योग के दुष्परिणाम में वृद्धि उत्पन्न करेगा। जिस भाव से संबंधित वह ग्रह है, उस भाव से संबंधित शुभ फल में कमी उत्पन्न होती है तथा दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। विद्वानों के मतानुसार यदि काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और उस स्थिति में राहु और केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा है, तो जातक को काल सर्प योग का फल 10,000 गुना अधिक प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा सतोगुणी ग्रह माने गए हैं तथा ईश्वरीय के प्रतीक हैं और ज्योतिष शास्त्र के साक्षी हैं तथा यही ग्रह पितरों के भी कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए ऐसे जातक को घोर पितृदोष होता है तथा इनके पूर्वजों में अनेक ऐसे दुष्कर्म या फिर अनुचित कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है, उस प्रकार से पितरों का कर्म किया गया है। इस कारण उनके जीवन में घोर काल सर्प योग उत्पन्न होता है, उसके फल अनेक दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। उसी प्रकार कुंडली में कई ऐसे योग हैं जिसके कारण काल सर्प योग के फल में कमी उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक राजयोग बना हुआ है, काल सर्प योग के फल में कमी उत्पन्न होगी। साथ ही यदि सूर्य बुध का योग है, चंद्र मंगल का योग है, तब भी काल सर्प योग के फल में कमी आती है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है इसके पूर्व के वीडियो सीरीज में, तो आप उस वीडियो सीरीज को भी देखें और इस प्रकार के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद ही काल सर्प योग के विषय में किसी प्रकार की टिप्पणी करें तथा उसके सटीक फलादेश और सटीक उपाय को तभी किया जा सकता है जब तक सूक्ष्म विश्लेषण ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की भी समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।